आफ्टरनून बच्चों, आज हम आपकी हिंदी रीडर की बुक का एक नया चैप्टर है 7th रात का मेहमान, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये जो चैप्टर है रात का मेहमान, ये एक स्टोरी है जाड़े के रात की, मतलब विंटर सीजन की रात की। और किन की स्टोरी है ये हम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उनके जीवन की एक घटना है। जब वो पुलिस से भाग रहे थे, तब पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एक घर में शरण ली। वहाँ पर क्या हुआ वही इस स्टोरी में बताया है। तो अब हम पढ़ते हैं। फरवरी 1930 का प्रथम सप्ताह, मतलब फरवरी 1930 का फर्स्ट वीक था। खूब जाड़ा पड़ रहा था, वर्षा भी तेज़ थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक पुलिस वाले थे, लेकिन केवल 4-6 ही दिखाई दे रहे थे। बाकी सब सादे वेश में थे। मतलब बता रहे हैं कि खूब उस वक्त जाड़ा पड़ रहा था, वर्षा भी बहुत तेज़ हो रही थी और रात के करीब 10 बजे का टाइम था लखनऊ चारबाग स्टेशन पर। तो वहाँ पर यात्रियों से अधिक पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस वक्त वहाँ पर केवल 4-6 ही दिखाई दे रहे थे बहुत, लेकिन वो सब सादी वर्दी में थे, मतलब उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। तो जैसे ही 10 बजे देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई, मुखबिर ने सूचना दी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। तो एक मुखबिर मतलब होता है खबरी, जो खबर देता है, छुपी हुई खबरें देता है, उसे खबरी बोलते हैं। तो उसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद वो जो है वो इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक डिब्बा छान मारा। तो पुलिस वाले उनको वहाँ ढूंढना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस ट्रेन का जितने भी डिब्बे थे उन सब कुछ चेक किया ताकि चंद्रशेखर आज़ाद को वो ढूंढ लें। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का कहीं भी पता नहीं चला। गाड़ी छूटने से कुछ समय पहले गुप्तचर दौड़ता हुआ अपने अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। तो उस खबरी ने बताया कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो तो वेश बदलकर स्टेशन से बाहर चले गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया। जब इंस्पेक्टर को अजीब लगा कि हम लोग इतना अलर्ट हैं फिर भी वो कैसे निकल गया, तो उस खबरी ने एक फर्स्ट क्लास का टिकट था वो उनको दिखाया इंस्पेक्टर को, जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में ही उतर पड़े थे। आज़ाद जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो क्या हुआ, वो पुलिस वालों को बेवकूफ़ चकमा देना मतलब बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो ट्रेन में बीच रास्ते में उतर गए। टिकट के पीछे हिंदी में लिखा था, मुझे जीवित पकड़ सकना असंभव है। चंद्रशेखर आज़ाद ने उस टिकट में लिखा था कि मुझे आप जीवित नहीं पकड़ सकते, अपना नाम लिखा था। ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये चंद्रशेखर आज़ाद जो भाग रहे पुलिस वाले इनका पीछा कर रहे हैं। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं। जब अफसर ने सुना कि चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें चकमा देकर भाग गए तो उनको बहुत गुस्सा आया और फ़ौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की ठानी और तुरंत उन्होंने अपने फलों को आदेश दिया कि हम सब इकट्ठा होकर उसका पीछा करेंगे। हाथ में अटैची लिए आज़ाद लाटूस रोड पर आए। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के कुछ जवान दौड़ते हुए उसी ओर आ रहे थे। जब आज़ाद अपने हाथ में अटैची लेकर लाटूस रोड थी उस पर आ गए, तभी उन्होंने पीछे घूमकर देखा कि कुछ पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े और चलने की रफ्तार तेज कर दी। मतलब वो उन पुलिस वालों से बचना चाहते थे, इसलिए वो बांस मंडी चौराहे से आगे बढ़ गए और लाल कुएं की तरफ एक सड़क जाती थी, उसमें आगे तेज़ी से चलने लगे ताकि वो पुलिस वालों से बच जाएं। फिर हीवेट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। फिर वो हीवेट रोड है वहाँ, उसके पास में सकरी मतलब पतली सी गली थी, उसमें वो मुड़ गए। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियाँ दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। तो जैसे ही वो गली में मुड़े तो 3-4 मकान छोड़कर उन्होंने एक दरवाजे पर नॉक किया। थपकियाँ देना मतलब नॉक करना, थपथपाना।
क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन है? तो जैसे ही उन्होंने दरवाजे को थपथपाया, मतलब तो तुरंत एक बूढ़ी औरत ने कुंडी दरवाज़ा खोला, पूछा, कौन है आप? मैं बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मैं बहुत भीग गया हूँ और बारिश जब तक रुकेगी तब तक मैं आपके घर में रुकना चाहता हूँ, शरण लेना चाहता हूँ। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी चांद आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। तो उस औरत के घर में दिया जल रहा था, तो उसकी रोशनी आज़ाद पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। तो बुढ़िया ने उन्हें अंदर बुलाया। मकान में प्रवेश करते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी। तो आज़ाद नहीं चाहते थे कि पुलिस वाले उनको देखें, इसलिए उन्होंने तुरंत ही वो दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। फिर चंद्रशेखर आज़ाद और वो बुढ़िया दोनों उस दरवाजे को पार करके अंदर कमरे में आ गए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दिया। तो बुढ़िया ने उनको इशारा किया कि आप तख्त पर बैठ जाओ, और बुढ़िया के हाथ में जो दिया लैंप था वो उन्होंने दीवट ऊपर झरोक अलमारी में रख दिया और कमरे से धोती व तौलिया लाकर आज़ाद की ओर बढ़ा दिया। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद बारिश में भीग गए थे, तो उनको बदलने के लिए बुढ़िया ने कपड़े दिए। धोती जनानी साड़ी थी, उन्हें हंसी आ गई। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा कि जो बुढ़िया ने धोती दी थी वो लेडीज़ साड़ी थी, तो उनको हंसी आ गई, क्योंकि जेंट्स तो लेडीज़ साड़ी नहीं पहनते। बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो है नहीं, बुढ़िया ने कहा। बुढ़िया को ने फिर सफाई दी कि ये जो साड़ी है मेरी बेटी की है, और जेंट्स धोती इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे घर में कोई मर्द नहीं, आदमी नहीं है। आज़ाद चुप रहे। जब ये आज़ाद ने सुना तो वो चुप हो गए, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। तो उन्होंने तौलिया को ही इस्तेमाल किया। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने स्नेह से पूछा। चंद्रशेखर आज़ाद से बुढ़िया ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जीवन में झूठ तो कभी बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है, आज़ाद बोले। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको बोला कि मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलता और इस वक्त सच बोलने की मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि सच चंद्रशेखर आज़ाद अगर बोलते तो उन्हें लगा कि बुढ़िया उनको पकड़वा देगी, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐसा बोला। क्यों? सच बोलने में क्या डर है? जो भी हो सच कहो। चंद्रशेखर आज़ाद वही आज़ाद जो फरार है, वही आज़ाद जिसे जीवित या मृत पकड़ने के लिए सरकार ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। बुढ़िया चौंकी। तो जब उसने बोला तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। तो जब बुढ़िया ने ये सुना तो वो चौंक गई। उसने कहा, वही चंद्रशेखर आज़ाद जिसे जिसके ऊपर पुलिस ने 15,000 रुपये का इनाम दिया है, उसको जीवित या मृत पकड़ने के लिए। जी वही। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, हाँ मैं वही चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। तो तुम्हारा अपराध? बुढ़िया ने पूछा, तुम्हारा अपराध क्या है? तुमने क्या अपराध किया है? देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब और सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने, बस यही मेरा अपराध है, आज़ाद आवेश में बोले। तो आज़ाद को जब ये सुना तो आज़ाद को थोड़ा आवेश आ गया। वो बोले कि देशभक्ति मेरा अपराध है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन कर रखा है, तो भारतीय जो लोग हैं वो रोटी कपड़े मकान के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं और अंग्रेज़ लोग उन पर शासन करते हैं। इसलिए अंग्रेज़ों ने भारत को अपने में कर रखा है, मतलब अपने कब्जे में कर रखा है। इसलिए मैं भारत माँ को आज़ाद कराना चाहता हूँ, यही मैंने दृढ़ संकल्प लिया है और यही मेरा अपराध है। धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख ने ऐसे लाल को जन्म दिया। तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। तब वो औरत चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ़ करती है, बोलती है कि तुम बहुत धन्य हो, तुम्हारा जो निश्चय है देशभक्ति का ये भी बहुत दृढ़ है, और वो तुम्हारी माँ बहुत ही धन्य है जिनने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया, और मैं तुम्हारे दर्शन पाकर बहुत धन्य हो गई, मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने तुम्हारे दर्शन किए। आज़ाद ने बुढ़िया को टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसके तेजस्वी मुख और निश्चल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी एक लेकिन निर्धन महिला है। जब आज़ाद ने सुना कि उसने आज़ाद की तारीफ़ की तो आज़ाद ने उसके चेहरे को गौर से देखा। तो आज़ाद को उसके चेहरे से, उसके तेजस्वी मुख से यह विश्वास हो गया कि जो औरत है वो एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की है, लेकिन अभी वो गरीब है। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा आया।
तभी अचानक गुड़िया को खांसी होने लगी। ऊपर कमरे से निकलकर गुड़िया की इकलौती बेटी कल्पना आई। तो जब गुड़िया को खांसी हुई तो उसकी पुत्री थी, वो ऊपर कमरे से निकल के नीचे आई। उसका नाम क्या था? कल्पना। वह ऊपर कमरे में बैठी पढ़ रही थी। नीचे पहुंचकर माँ की पीठ सहलाने लगी। तो जब उसने माँ को देखा तो वह माँ को माँ की पीठ पर सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। फिर उसने माँ की खांसी बंद हो जाए इसलिए माँ को कटोरी में पानी दिया पीने के लिए 2 घूंट। ठीक होते ही बुढ़िया भौचक्की से इधर उधर देखने लगी। तो बूढ़ी लड़की सहम गई। पूछा, क्या है माँ, किसे देख रही हो? वह कहाँ गया? अभी तो मुझसे बात कर रहा था। जब बुढ़िया ने देखा कि वह आज़ाद जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, आज़ाद चूँकि छुप गया था, तो बुढ़िया को आश्चर्य हुआ कि वो कहाँ चला गया। तो वो इधर उधर देखने लगी। तो लड़की भी थोड़ा डर गई कि माँ अचानक से इतना परेशान क्यों हो गई। तो लड़की ने पूछा, माँ क्या हुआ? तो वह बोली, वह कहाँ गया? अभी तो मुझसे बात कर रहा था। कल्पना समझ ना पाई कि माँ को अचानक क्या हुआ। मतलब कल्पना को नहीं पता था ना कि उनके घर में वो आज़ाद आया है। तो जब माँ ने ऐसा बोला तो कल्पना बोली, कौन, किससे बात कर रही थी? वह घबराकर रोने लगी। तभी अचानक आज़ाद कोने में छुप गए थे निकलकर आए और बोले, मैं तो यहीं हूँ। ऊपर से किसी की आहट सुनकर कोने में छिप गया था। जब आज़ाद ने देखा कि वो जो बूढ़ी औरत है वो रोने लगी तो वो जो दरवाजे के पीछे छिप गए थे वो निकल कर आ गए और बोले, ऊपर से जब मैंने आहट सुनी तो मुझे लगा कोई आया है, इसीलिए मैं छुप गया था। कल्पना ने आज़ाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है? जब उनकी बेटी, बूढ़ी औरत की बेटी कल्पना ने अचानक से आज़ाद को देखा तो माँ से पूछा कि ये कौन है माँ? रात का मेहमान, बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। तो बूढ़ी औरत ने अपनी पुत्री को उसका नाम नहीं बताया। उसने बोला कि ये रात का मेहमान है क्योंकि ये रात में आया है और ये बहुत ही योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ, आज़ाद ने सहज भाव से कहा। जब बूढ़ी औरत ने आज़ाद की तारीफ़ की कि बड़ा योग्य और समझदार है तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, मैं बहुत ही योग्य और समझदार हूँ, इसीलिए सारे दिन से भूखा हूँ, मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आज़ाद ने बहुत प्रेम से कहा, अरे बेटी मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा। जब बुढ़िया ने यह सुना कि आज़ाद ने कहा है कि मैं भूखा हूँ तो बुढ़िया ने अपनी पुत्री से कहा कि इनको कुछ भोजन खिलाओ। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही चीनी लेकर कल्पना आई। जब बुढ़िया ने सुना, जब वो लड़की फिर आज़ाद के लिए एक थाली में पराठे और दही चीनी लेकर आई और उसके बाद आज़ाद ने भोजन किया। आज़ाद चूँकि भूखे थे तो वो बहुत जल्दी भोजन कर रहे थे। एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खाने लगे। जब यह कल्पना उसकी बेटी ने देखा तो वो हंसी आ गई। भूख में ऐसा ही होता है, कभी कभी तुम कहीं भूखी रही हो? आज़ाद ने पूछा। जब आज़ाद ने देखा कि वो लड़की हंस रही है तो आज़ाद ने पूछा, भूख में ऐसा ही, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख में ऐसा ही होता है, मतलब लोगों को पता नहीं होता। तुम कभी तुम्हें मतलब इसलिए नहीं पता, तुम कभी भूखी नहीं रही इसलिए तुमको ये नहीं पता। हाँ, भूखे रहना कोई नई बात नहीं है, हम आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। फिर भी रात 12 बजे तक पढ़ना। परीक्षा निकट है, किस कक्षा में पढ़ती हो? MA द्वितीय वर्ष में। जब आज़ाद ने उसको बोला कि तुम कभी भूखी रही हो तो उस लड़की ने कहा, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए हम आधे पेट ही खाते हैं। फिर और रात को हमें 12 बजे तक मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेरी परीक्षा आने वाली है। फिर आज़ाद ने पूछा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? तो उस लड़की ने बताया, MA द्वितीय वर्ष में। फिर आज़ाद ने पूछा, तुम्हारा विषय क्या है? तो उस लड़की ने कहा, संस्कृत। शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। खाना खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटा ठंडा पानी पिया। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने भोजन कर लिया तो आज़ाद ने 2 लोटा ठंडा पानी पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। उसके बाद कल्पना जो बुढ़िया की लड़की थी वो ऊपर पढ़ने के लिए चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपये मासिक की एक ट्यूशन करती है, उसी से किसी प्रकार गुजर बसर हो जाता है। कल्पना ने फिर बुढ़िया ने बताया कि उनकी पुत्री है वो 20 रुपये की एक ट्यूशन करती है जिससे उसको 20 रुपये मिलते हैं, जिससे उनके घर का खर्चा चलता है। गुजर बसर मतलब खर्चा चलता है। उसकी शादी भी करनी है, लड़का तो है नज़र में लेकिन पैसे की समस्या मुंह बाए खड़ी है। फिर वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैंने लड़का तो अपनी पुत्री के लिए देख रखा है लेकिन शादी करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए यह शादी नहीं हो पा रही है।
वातावरण में कुछ उदासी सी छाई रही। जब ये बात चंद्रशेखर ने सुनी तो कुछ समय के लिए दोनों लोग शांत हो गए। तभी जीपीओ की घड़ी ने टन टन कर रात के 2 बजाए। तभी जो वहाँ पे घड़ी होती है रोड पर, उसने रात के 2 घंटे बजाए। इसका मतलब 2 बज गया। आज़ाद ने जाना चाहा तो आज़ाद की अब इच्छा हुई जाने की। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा तो बुढ़िया ने कहा कभी कभी मिलते रहना। आज़ाद ने फिर आने का वचन दिया। आज़ाद ने कहा मैं आऊँगा, और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। और फिर आज़ाद ने कल्पना को बोला बूढ़ी औरत को कि आप कल्पना को बुलाओ, वे अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर तुरंत नीचे आई और बोली बाण की कादम्बरी पढ़ रही थी, बड़ी कठिन रचना है। तो उस लड़की नीचे आई। कल्पना बोली मैं अपनी पुस्तक में बाण का चैप्टर है, उसकी कादम्बरी, बाण की बुक है, इसका नाम है कादम्बरी, वो मैं पढ़ रही थी। वो बहुत ही कठिन रचना है। संसार में कोई काम कठिन नहीं है, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता, अगर मेहनत से किया जाए तो सब काम सरल है, इसलिए मन लगा कर पढ़ो और क्लास में प्रथम आओ, यह मेरा आशीर्वाद। इस तरह आज़ाद ने उसको आशीर्वाद दिया। आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि मैं आपके आशीर्वाद से पहले भी प्रथम आती रही हूँ और अब फिर आ सकती हूँ। अच्छा, तो यह लो अपने प्रथम आने का इनाम, कहकर आज़ाद ने अटैची कल्पना के हाथ में थमा दी और बुढ़िया को प्रणाम करके तुरंत वहाँ से चल दिए। जब आज़ाद ने यह सुना तो फिर आज़ाद ने वो अटैची जो थी वो कल्पना के हाथ में दे दी और बुढ़िया को प्रणाम किया, वहाँ से चले गए। कल्पना ने अटैची खोली, उसमें भरे सैकड़ों रुपए के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए। कल्पना ने अटैची खोली तो उसमें बहुत सारे रुपए थे। ये आज़ाद ने उसकी शादी कल्पना को दिए थे, क्योंकि कल्पना की शादी के लिए उनके घर में पैसे नहीं थे। रुपए लेकर बुढ़िया दरवाजे की ओर झपटी। जैसे ही बुढ़िया ने रुपए देखे तो वह तुरंत दरवाजे की झपटी, क्योंकि वो आज़ाद का धन्यवाद करना चाहती थी। लेकिन तब तक आज़ाद जा चुके थे। वर्षा ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया, और जब तक जो बाहर वर्षा हो रही थी वो और तेज़ होने लगी। अंधकार में ताकती वृद्धा न जाने क्या सोचती रही, और जैसे ही उसने देखा कि आज़ाद चले गए हैं तो वो अंधकार में देखती रही और जाने क्या सोचती रही। मतलब उसके मन में क्या था ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो बहुत शांत रही। इस तरह हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। हरे कृष्णा। इसके कुछ अगर कठिन शब्दों को मैं आपको लिखाऊंगी, और अगर कुछ शब्द समझ में नहीं आता है तब मुझसे पूछिए।